मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। अब जो पूरी की पूरी इस वक्त टारगेट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कि अगला इलेक्शन जो कि इस असम्बली की टेन्योर मुकम्मल हो रहा है, उस हवाले से चंद सवालात सामने आ रहे हैं, चंद बातें सामने आ रही हैं जो मैं अपने अहम तरीन जो मेरे कंसर्न जो मेहमान हैं उनसे रखना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि क्या ये जो मरकज़ी हुकूमत है इसकी असम्बली का मियाद जो ख़त्म हो रहा है उसके बाद यकीनन आइन में उसका तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि एक निगरां हुकूमत आएगी या जिसे केयर टेकर हुकूमत कहते हैं, फिर वो इलेक्शन कराएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है, बहुत सारी बातें आ रही हैं कि क्या मौजूदा हालात ऐसे हैं, क्यों ना इस मौजूदा हुकूमत को, इस असम्बली को एक्सटेंड किया जाए कुछ दिनों तक, यानी इस मौजूदा हुकूमत को उसकी जो ड्यूरेशन है, असम्बली की जो ड्यूरेशन है उसे बढ़ाई जाए। क्या आइन में उसकी गुंजाइश है? ये सवाल मेरा होगा। क्या निगरां हुकूमत ज़रूरी है आना? क्या दुनिया भर में हम देखते हैं कि वही हुकूमत जाती हुई इलेक्शन कराती है? क्या आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है? और किस तरह ये बेहतर हो सकती है? क्योंकि निगरां हुकूमत में जो नाम आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं कि लगता है कि पाकिस्तान जो है वो एक बनाना स्टेट है, यानी निगरां हुकूमत कालू खान, कालू कसाई, पट्टे खान और अल्लाह दित्ता कोई भी बन सकता है, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं और ऐसे ऐसा देखा भी गया है। तो क्या यही हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकती? आइन क्या कहता है? फिर एक और डिमांड भी आ रही है कि केयर टेकर हुकूमत आती है, निगरां हुकूमत आती है तो ये लंबी हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी और ये 2024 में इलेक्शन कराएगी। क्या कानून और आइन में उसकी गुंजाइश है? और एक और बात भी की जा रही है, जैसे टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात की जाती है, वहाँ कौमी हुकूमत की बात की जाती है। अब कौमी हुकूमत और टेक्नोक्रेट हुकूमत में एक्चुअल क्या फ़र्क है? थोड़ा बहुत एज ए तालिब इल्म तो हम समझते हैं, लेकिन अपने मेहमानों से मैं पूछूंगा कि क्या ये सिलसिला हो सकता है, नहीं हो सकता है। मेरे पास जो गेस्ट हैं, दो ही गेस्ट हैं आज, बहुत बेहतरीन गेस्ट हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, एडवोकेट, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार कौंसिल, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मुशीर, वज़ीर आला पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया। ये एक छोटी सी ब्रेक पे जाऊंगा मैं और फिर ब्रेक में आकर फिर आपसे बात करता हूँ। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। हसन रज़ा पाशा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? हाँ जी, आ रही है। अच्छा सर, दो तीन सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि उसकी बाज़गश्त आ रही है। एक तो ये कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी फौरी तौर पर जो है वो असम्बली डिज़ोल्व हो, और कुछ लोग अर्ली भी मांग रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जितना टेन्योर है पार्लियामेंट का वो कवर हो, असम्बली डिज़ोल्व हो और फिर निगरां हुकूमत आए और वो अपना टेन्योर मुकम्मल करे और इलेक्शन कराए और ये सिलसिला हो जाए। कुछ बातें हम सुन रहे हैं कि जी जनाब इसी असम्बली को, इसी हुकूमत को थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए ताकि ये जो मौशी
बहुत बड़ी क्राइसिस है जिसको यही हुकूमत जो इस वक्त काबू कर रही है उसको थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए। तो एक ये बात भी है। तीसरी चीज़ ये भी कही जा रही है कि अगर इसको नहीं मिलता है तो निगरान हुकूमत को प्रोलॉन्ग किया जाए ताकि वो लेके चले इस मसले को, और आने वाली हुकूमत जो है बाद में आए, 2024 में आए या देर से आए। ये भी एक सवाल है। तीसरा ये है कि केयर टेकर और ये आपके टेक्नोक्रेट और नेशनल गवर्नमेंट की भी बात की जा रही है। तो आइन इन तमाम चीज़ों के हवाले से क्या कहता है सर? डॉक्टर साहब, आपके 3-4 सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम 14 अगस्त चूँकि ख़त्म हो रहा है इस असेंबली का टाइम, तो हम छोड़ के जा रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि इस बात में वज़न है। इतने हाई प्रोफाइल शख्सियत, इतनी अहम मनसब पे फायज़, वो ये फरमा रहे हैं कि हम हमारी हुकूमत का वक्त ख़त्म हो जाना है चूँकि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, तो इस बात को मानना पड़ेगा। कोई रीज़न ऐसी नहीं है कि इससे ये कहा जाए कि ये उन्होंने गलत कहा है या इसके पीछे कोई और चीज़ है। अब दूसरी बात जो आपने फरमाई कि इन असम्बलीज़ को 1 साल के लिए या कुछ अरसे के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, तो आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन जो आपने किया वो इस हवाले से किया कि जो केयर टेकर सेटअप है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, उसकी भी आइन में मा सिवाय आर्टिकल 232 जिसके तहत एमरजेंसी लगाई जा सकती है या मुल्क हालत जंग में है, तो फिर 1 साल के लिए ये एक्सटेंड किया जा सकता है इस हुकूमत को भी, या फिर एमरजेंसी की सूरत में केयर टेकर गवर्नमेंट 1 साल तक चल सकती है। चौथी जो बात है वो जनाब ने फरमाई कि जो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आए और वो संभाले या कौमी हुकूमत, उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। टेक्नोक्रेट्स की हद तक कहा जा सकता है कि अगर जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है तो उसमें टेक्नोक्रेट्स को लाया जाए, नॉन पॉलिटिकल लोग हों, वो आके संभालें और मामलात को आगे बढ़ें, तो ये सॉर्ट ऑफ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। लेकिन कौमी हुकूमत का वो है कि जब आइन में पाकिस्तान के स्पेशल हालात को मद्देनज़र रखते हुए आइन में जब ये शिक डाली गई कि इलेक्शन केयर टेकर सेटअप में होंगे और केयर टेकर सेटअप जो है वो नॉन पॉलिटिकल लोग होंगे और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो कौमी हुकूमत तो इसलिए नहीं बन सकती कि वो लोग जो कौमी हुकूमत के नाम पे आएंगे उन्होंने वो पॉलिटिकल लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो उनको आउट कैसे किया जा सकता है जो वो अपने आप को नहीं रख पाएंगे। तो टेक्नोक्रेट्स की हद तक या केयर टेकर की हद तक बात मानी जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि सर मैं यहाँ ज़रा से 1-2 सवाल की वजाहत ले लूँ, मैं समझ नहीं पाया तो ज़रूर बताइएगा। कौमी हुकूमत के हवाले से शायद कि किसी का कहना है कोई भी सियासी जमात 172 मौजूदा हालात में 172 MNAs को हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अभी भी 11 या 13 सियासी जमातों की हुकूमत है, 1-2 बाहर हैं। तो ये कौमी हुकूमत के लिहाज से ये कि हर सियासी जमात के कुछ ना कुछ लोग हुकूमत का हिस्सा बने सियासी जमातों में से जो इलेक्शन जीत के आएँ और फिर एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए और सारी जमातें मिलकर मुल्क को इन क्राइसिस से निकालें। ये एक पॉइंट है जिसको मैं पूछूंगा। एक और सवाल, दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं सर कि जो आपके जो हुकूमत जा रही होती है जिसका टेन्यूर कंप्लीट हो रहा होता है वही इलेक्शन कराती है। ये जो आपने निगरान हुकूमत पैदा कर दी, और आजकल आप नाम देखें सर, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक बनाना स्टेट है, एक एटमी ताकत नहीं है, जिसका मर्जी आ रहा है उसका नाम दाखिल किया जा रहा है वज़ीर आज़म बनाने के लिए। तो क्या इस निगरान हुकूमत की ज़रूरत है और ऐसे निगरान वज़ीर आज़म की ज़रूरत है पाकिस्तान में और एटमी पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए? सर जी क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं नहीं समझता कि निगरान हुकूमत होनी चाहिए
जो कि आजकल के बल्कि पिछले 4-5 इलेक्शंस आप देख रहे हैं जो हमारी याद में हुए हैं, हर इलेक्शन पे उंगलियां उठी हैं और हर इलेक्शन पे एतराज़ हुआ है। 2018 का देख लें, 2013 का देख लें, उससे पीछे चले जाएं, हर इलेक्शन पे जब एतराज़ है तो मैं ये कहता हूँ, मेरी ज़ाती राय है ये, मैं ये कहता हूँ कि निगरान सेटअप बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर निगरान सेटअप जब जा रहा है तो उस पर एलिगेशंस लगते हैं, तो फिर क्यों आप निगरान सेटअप बनाते हैं? वही हुकूमत रहे जो कि इक़्तिदार में है और उसी के निगरानी अगर हो जाए इलेक्शन तो कोई मज़ाक़ा नहीं है। चूँकि पाकिस्तान में स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही ये जो है ये एक चीज़ ऐड की गई है कि जो भी इलेक्शन होंगे जनरल इलेक्शंस तो वो निगरान सेटअप में होंगे, तो वो सिर्फ उसकी पीछे जो स्पिरिट या रेशो थी वो ये थी कि गैर जानबदार होंगे और इलेक्शन फेयर और गैर जानबदार होंगे, फ्री होंगे, इसलिए शायद इस सेटअप की जरूरत है। लेकिन जो हालात पिछले इलेक्शंस को मद्देनजर रख के देखा जाए तो वो इस तरह नहीं है। किसी भी निगरान हुकूमत को ऐसे नहीं जाने दिया गया, उन पे ऑब्जेक्शंस लगते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी अमेंडमेंट आ जानी चाहिए और ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। केयर टेकर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की है। और दूसरी बात ये है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी को जवाबदेह भी नहीं है अगर उसके दौर में कोई ख़राबी या गलती होती है। दूसरी ये कि ये न्यूट्रल होते ही नहीं है, क्योंकि इनको लाने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, दोनों की मिली भगत से आएगी। अब ये हुकूमत में लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन तो एक ही है। इसका मतलब है कि जनाब हसन रजा पाशा को केयर टेकर वजीर आजम दोनों ने राजी हो गए तो बस हो गए, फिर कौन रोकेगा। बहरहाल जनाब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आपकी तरफ आती हैं, क्या समझते हैं सर, क्या हालात हैं? इलेक्शन कमीशन के पास कितनी ताकत आ गई है अब कि वो इलेक्शन की डेट देगा? और दूसरा ये कि क्या इलेक्शन एक्सटेंड हो सकते हैं? क्या ये मौजूदा हालात ऐसे हैं कि इस असम्बली को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या केयर टेकर हुकूमत के बजाय यही हुकूमत इलेक्शन ना करा दे, कोई अमेंडमेंट ऐसा हो जाए जाते जाते? और दूसरी बात यह है कि सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा कि कौमी हुकूमत की बात की जा रही है कि कौमी हुकूमत बने, तो आप क्या कहते हैं सर इसके ऊपर? जनाब डॉक्टर साहब, बात यह कि अभी मैं बात सुन रहा जनाब हसन रजा पाशा साहब की, उन्होंने बाकायदा सही तरीके से आइन और कानून की उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दी है। मैं इस दिन की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो ही ये कौमी असम्बली जो है और सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ जो है ये तहरीर हो जाएंगी 15 अगस्त को, और जब ये 14 अगस्त भी कौमी असम्बली और 15 और 18 अगस्त को सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ डिजॉल्व हो जाएंगी, इसी दौरान केयर टेकर सिस्टम जो है आर्टिकल 224 के तहत उसका तमाम उसके जो कानूनी मरहले हैं वो तय कर लेंगे। अब चूंकि अपोजिशन लीडर भी फ्रेंडली मैच खेलेगा और लीडर ऑफ द हाउस तो ठीक ठाक ही है, तो दोनों मिलकर जिसको भी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहेंगे वो बड़ी आसानी से प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास वो केस नहीं जाएगा, क्योंकि राजा रियाज जिसको भी लीडर ऑफ द हाउस कहेगा उसी को एग्री कर लेंगे, कोई बहस नहीं होगी। तो ये बन जाएगा, गवर्नमेंट बन जाएगी, कैबिनेट बन जाएगी, सदर साहब हलफ ले लेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है, अब अगर ये 60 दिन में इंतखाबात कराने पड़ेंगे, अगर ये पूरे 5 साल मुकम्मल करने के बाद असेंबली डिजाइन होती है, तो हमारी खबर के मुताबिक, इतला नहीं है, खबर के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 8 अक्टूबर को इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देगा। 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे। और वो जनाब उन्होंने जो पहले जो स्टैंड लिया था उन्होंने कि जी हम जो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान ने मुदाखलत की और इलेक्शन कमीशन के मामला को उन्होंने गर्दन करार दे दिया, तो वही इलेक्शन की डेट जो इलेक्शन कमीशन दे चुका है वो आपका 8 अक्टूबर ही डेट देगा। और इसके साथ साथ वो जो हमारा सेक्शन जो है 57 उसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिए हैं कि वो आप अपने इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें, तो वो इलेक्शन तो हो जाएगा। अब अगर मुल्क में हालात बहुत साफ है, दूर शहर और दूर की नहरें बह रही हैं, डॉलरों की बारिश हो रही है, इकानमी भी ठीक हो रही है, तो मुल्क के अंदर कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी बना पर कोई गड़बड़ हो, जिसकी वजह से इंतखाब तो आगे डेट एक्सटेंड की जाए, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इस इन हालात में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक दफा पहले इन्होंने जो अपना दिया था शेड्यूल, वो हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि हम आपको
3.5 लाख का अमला नहीं दे सकते, जिसकी बना पर उन्होंने स्टेट के मफाद में रियासत के मफाद में उन्होंने उसको 8 अक्टूबर डेट मुकर्रर कर दी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर को काज़िल करार दे दिया और बहस चल रही है, वो खत्म हो गई। 14 मई भी 14 जून भी गई। अब वो इलेक्शन कमीशन का ख्याल ये है कि जो हम शेड्यूल जारी करेंगे वो 8 अक्टूबर का ही करेंगे। और अगर 90 दिन की बीच में आ गई बात, 2 दिन 3 दिन पहले असेंबली रिजॉल्व होती है, तो फिर 10 या 12 नवंबर। अगर वो असेंबली 5 साल मुकम्मल करने पर करती है तो 8। ये सारे मफरूजे हो रहे हैं। कौमी गवर्नमेंट बनेगी, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी, जैसे हसन रजा पाशा साहब ने खुद कह दिया है कि आइन में गुंजाइश नहीं है। हम भी बरबला कहते हैं कि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। आर्टिकल 234 के तहत इमरजेंसी लगने का कोई जवाब नहीं कि मुल्क में हालात बहुत ठीक ठाक जा रहे हैं। और जहां तक इकोनॉमिक का है, आर्टिकल 232 कि जो इकोनॉमिक की सूरत हाल देखते हुए 1 साल की असेंबली एक्सटेंड करें, वो भी हालात बड़े साफ सुथरे हैं। बकौल इसहाक डार साहब के डॉलरों की बारिश हो गई। तो इन हालात को देखते हुए कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। इलेक्शन वक्त हो जाएंगे, ये सारे और आप जो गैर आईनी बैठे हुए हैं सर, आप भी तो बैठे हुए हैं सर, आइन के बरखिलाफ बैठे हुए हैं आप हैं। तो जब आइन के बरखिलाफ आप बैठ सकते हैं, तो आप आइन के बरखिलाफ बैठ सकते हैं, तो मरकजी हुकूमत में क्यों नहीं बैठते? उसको कोई ना कोई लेन। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपनी इज्जत का एहतराम करना है। वो कहते हैं जी हमने 8 अक्टूबर डेट दी थी, बिला वजह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के मामले में मुदाखलत की और हमने एहतजाज किया। हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को चैलेंज किया नजर सानी में कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन की डेट मुकर्रर करने की। इसके बाद वो सदर मुमलकत की भी एक शिक थी, सदर मुमलकत डेट देगी, वो भी खत्म कर दी कौमी असेंबली ने। आपने तो आइन की भी तौहीन की भी है और आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी तौहीन की भी है। क्या ये सही नहीं है सर? सुप्रीम कोर्ट की खत्म हो गई ना। सुप्रीम कोर्ट भी तो हसन रजा साहब ने पता है नहीं बड़ा केस ऑर्डर तो पास किया है ना सर, एक्शन नहीं लिया। ऑर्डर तो पास किया था ना 14 मई का सर, वो तो एक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी पासे पुश चली गई है। सुप्रीम कोर्ट का भी सारा दम खत्म हो गया। पार्लियामेंट में पढ़ दिया और फजल रहमान साहब ने क्रॉस कर दी, फ्लैग लगा दी, वो सारी सुप्रीम कोर्ट की हवा निकाल दी फजल रहमान ने। तो वो सारी चीजें खत्म हो। अब इलेक्शन कमीशन हुकूमत करेगा के गवर्नमेंट तो बड़ा नाम ही होगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कार्रवाई करनी है और हमें मौजूदा इलेक्शन कमीशन में एतबार है यही है कि वो अपना स्टैंड लेकर। ये सवाल मैं आपसे आगे ये सवाल आपसे मैं करूंगा कि केयर टेकर हुकूमत, जिस तरह मैंने हसन रजा पाशा से भी कहा, उन्होंने भी इस पर बड़ा सहल अंगेज़ और बड़ी ज़बरदस्त मुस्तनद बात की है। मैं आपसे भी करूंगा, एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, कि ये केयर टेकर हुकूमत की ज़रूरत क्यों है और ये केयर टेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं। और इनके दौर में हर इलेक्शन है वो फसादी होता है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि ये धांधली शुदा है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं नाज़रीन, ऐसे ऐसे नाम हैं केयर टेकर के लिए, खुदा के लिए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक बनाना स्टेट है जिसमें कालू कसाई भी निगरान वज़ीर आज़म बन सकता है, तो जनाब भट्टे खान भी बन सकते हैं, तो जनाब अल्लाह दित्ता भी बन सकता है। ऐसे ऐसे नाम है। खुदा के लिए अगर निगरान हुकूमत भी हो तो वो भी काबिल निगरान वज़ीर आज़म हो, अहल हो और एक बड़ा नाम हो, उसका एक्सपीरियंस हो। अब जो पसंद आता है आप निगरां बना देते हैं, जिसके बारे में आप कहते हैं कि जी इसकी कोई हैसियत नहीं है, सारे काम तो इलेक्शन कमीशन करेगा, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? फिर यही हुकूमत इलेक्शन करा दे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। हसन रजा पाशा साहब, क्या अगर इलेक्शन कमीशन ने ये शेड्यूल जारी किया जैसे कि कह रहे हैं कमर दिलशाद साहब 8 अक्टूबर का वो कह रहे हैं, तो क्या 8 अक्टूबर को मरकज़ और वो 2 सूबे जो अभी तक डिज़ोल्व नहीं हैं उनमें, और वो 2 सूबे जो ऑलरेडी केयर टेकर जहाँ काम कर रही है और प्रोलॉन्ग हो चुकी है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आइनी लिहाज से, वो भी शामिल होगी? एक तो ये सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये तायात नाहली के ऊपर मुख्तलिफ लॉयर्स मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, तो इस पर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट ने तायात नाहली की मुद्दत 5 साल कर दी है। इसका फ़ायदा जहांगीर तरीन को, नवाज शरीफ को होगा,
आया उनको ड्यू प्रोसेस से गुज़रना है, लॉ से नहीं गुज़रना है, इसके बावजूद कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया एक चीज़। और नवाज़ शरीफ साहब, चले जहांगीर तरीन पे तो कोई केस नहीं है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को तो सज़ा है 10 साल की 2-1 केस में। तो क्या वो डायरेक्ट आकर जो है बस इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं या उनको उन तमाम प्रोसेस से गुजरना है और अदालत से बरी होना है? क्या कहते हैं सर? जी डॉक्टर साहब, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है उसमें अक्टूबर की जो डेट जनाब कंवर दिलशाद साहब ने जिस तरह फरमाया कि वो हो जाएगी, इसमें भी मेरा ख्याल है 2 राय है। एक ये बात चल रही है कि असेंबली को जो उसके तहलील होने का वक्त है उससे 2-4-5 दिन पहले तोड़ दिया जाए, तो उसके बाद 90 डेज़ जो है वो इलेक्शन के लिए मिल जाएंगे, तो ये बात नवंबर तक चली जाएगी। दूसरी सूरत ये है कि अगर तहलील अपने टाइम पे हो जाए तो फिर 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। तो फिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि असेंबली को पहले तोड़ दिया जाएगा और 90 डेज़ इलेक्शन के लिए मुख्तस कर दिए जाएंगे, जो मैं समझ रहा हूँ। मे भी गलत भी हो जाए, लेकिन एक जो हमने उस चीज़ से अक्स करना होता है, जो विस्परिंग हो रही है या बातें सुन रहे हैं, ओपन भी हो रही हैं, ये बातें आपके सामने हैं, आपके प्रोग्राम में भी शायद 1-2 दफ़ा ये बात हुई है। तो ये सूरत हाल है। तो जो 8 अक्टूबर वाली डेट दी गई थी वो उस वक्त देगी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जब वो पंजाब और KP के असेंबलीज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई की डेट दी थी और बाद में मामलात आगे चले। अब जो दूसरी बात आपने की है ये बड़ी टेक्निकल बात है। इलेक्शन एक्ट में तो ये तरमीम हो गई कि न्यायालय जो है वो किसी भी सूरत में जब होगी तो वो 5 साल के लिए होगी, इससे ज़्यादा नहीं न्यायालय होगी। चूँकि आइन में किसी भी शिक में, यानी आर्टिकल 62-63 में ये वजाहत नहीं की गई कि कोई न्यायालय होगा तो वो फिर लाइफ टाइम के लिए होगा। इसीलिए आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब की पिटीशन सुनी गई तो उसमें उनको न्यायालय करार दे दिया गया था, लेकिन टाइम नहीं दिया गया था, जो बाद में एक नई पिटीशन के करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने याद न्यायालय वाली बात कर दी गई थी, और उसी वजह से की थी कि 62-63A में जिक्र नहीं है कि न्यायालय जो है वो लाइफ टाइम होगी या 5 साल के लिए। अब जब स्पेशल लॉ उसमें अमेंडमेंट आ गई है कि 5 साल के लिए होगी, तो फिर वो उसके ओवरराइडिंग इफेक्ट है, स्पेशल लॉ को तरजीह दी जाती है जो बाकी जो लॉज है उन पे, आइन पे नहीं दी जा सकती। लेकिन चूंकि आइन खामोश है इस हवाले से और आइन की तशरीह करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाइफ टाइम की थी, लेकिन अब चूंकि एक स्पेशल लॉ में इलेक्शन एक्ट 2017 में ये अमेंडमेंट आ गई तो फिर ये प्रिवेल करेगी। अब रह गई बात सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहाँ खड़ी होगी इस इलेक्शन एक्ट 2017 की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिस वक्त आई उस वक्त स्पेशल लॉ में तरमीम नहीं थी और कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि लाइफ टाइम हो सकती है, तो उन्होंने फिर तशरीह करते हुए लाइफ टाइम वाली एनालॉजी ली। लेकिन अब चूंकि 2017 का एक्ट इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई है और इसको 5 ईयर्स कर दिया गया है, तो फिर ये प्रिवेल करेगा। तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये हर्डल सामने आए। फिर जो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है, ये एक बड़ा टेक्निकल मैटर है। मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि मियाँ साहब को वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ, मीनिंग देयर बाय कि वो जब आएंगे तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा पुलिस के पास और फिर वो जेल में जाना पड़ेगा। अपील उनकी पेंडिंग है, वहाँ वो सेक्शन 426 CRPC की एप्लीकेशन पिटीशन फाइल करेंगे और वहाँ पे अगर अदालत मुनासिब समझेगी तो उनकी सज़ा जो हो चुकी है उसको सस्पेंड करेगी, तो वो बेल पे बाहर आ जाएंगे।
इसी सूरत में अगर सजा सस्पेंड हो जाए तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे, अगर सजा सस्पेंड नहीं होगी तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो बेशक वो न्यायालय की मुद्दत कम करके 5 साल कर दी गई हो। तो इसका मतलब ये है कि उनको इस ड्यू लॉ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और रहमो करम Exactly. पे, वो रहमो करम पे है अदालत की कि अदालत इसमें क्या फैसला देती है। सर मैं समझता हूँ मैं सही हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा सर, इवन फील्ड के अंदर मरियम नवाज साहिबा के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसमें नवाज शरीफ साहब को भी कहा जा रहा है कि उसमें उनको सपोर्ट मिलेगी उस फैसले से। तो क्या आप समझते हैं उस फैसले से नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी सर? देखिए डॉक्टर साहब, एक FIR हो, एक मामला हो, एक रेफरेंस हो जिसमें एक से ज़ायद अक्यूज्ड हो और उन पे एक जैसा इल्ज़ाम हो, तो फिर जो कानून जो बताता है हमें और जो प्रेसिडेंट्स हैं इससे पहले जो केस लॉ सेट कर दिए गए हैं उनमें यह है कि अगर एक अक्यूज्ड उन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पे एक्विट हो जाता है तो को अक्यूज्ड जिस पे सेम इल्ज़ाम है उसका बेनिफिट उसको मिलता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसको रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं। उस रूल के तहत को अक्यूज्ड जो है वो उसको बेनिफिट मिल सकता है। अलबत्ता वो को अक्यूज्ड जिस पे कोई और इल्ज़ाम है और उससे डिफरेंशिएट करता है या उसकी और संगीन इल्ज़ाम है उस पे बरी किए गए मुल्ज़म के मुकाबले में, तो शायद उस पे नहीं कर सकता। उसको फिर अदालत जो है उसके इल्ज़ाम और उसकी शहादत और उसके ऊपर जो 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 फैसला किया गया है उसको ज़रूर एनालाइज करके फिर फैसला करेगी इंडिपेंडेंटली। उस पर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की एप्लीकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब कमर दिलशाद साहब। केयर टेकर हुकूमत हैं आप माशाल्लाह, तो अब क्या इलेक्शन कमीशन कहाँ जाएगी? क्या हुकूमत 2-3 दिन पहले तोड़ के नवंबर में जाना चाहेगी या फुल टर्म करके वो 60 दिन को एंजॉय करना चाहेगी? एक तो ये है। दूसरा ये कि क्या, जिस तरह मैंने हसन रज़ा पाशा साहब से पूछा था, ये निगरां का फुलंदरू लगाना ज़रूरी है सर। जो भी हुकूमत हो, जो इलेक्टेड हुकूमत होती है, आवाम की हुकूमत होती है, आई हुई हुकूमत होती है, जिसको जाके जवाब देना होता है आवाम में, उसी को इलेक्शन कराने का इख्तियार ना दिया जाए जनरल इलेक्शन। सर क्या कहते हैं सर? मैं कहती सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त कोई 72-73 के लगभग इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो रही है। मैंने उसकी चंद झलकियां मैंने देखी हैं टीवी चैनलों पर, तो वो तो बड़ी अच्छी खुश आइंद तरमीमें करवा रहे हैं इलेक्शन एक्ट के तहत। ये वही तरमीमें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तजवीज़ पेश की थी वफाकी हुकूमत को। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि 2 महीने पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को भिजवाई थी पार्लिमानी मिनिस्ट्री के जरिए और कौमी असम्बली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को, जो उन्हें तजवीज़ दी थी कि ये इंतखाबी इस्लाहत होनी चाहिए। लेकिन वो जब असम्बली जब अपनी आखिरी सांस ले रही है और तकरीबन 28-30-32 दिन रह गए हैं, तो वो इंतखाबी इस्लाहत कमेटी के इजलास हो रहे हैं। परसों उन्होंने सरदार एजाज सादिक के बड़े पाकिस्तान के बेहतरीन अच्छे सियासतदानों में से हैं, उनको चेयरमैन बनाया, बड़ा अच्छा फैसला किया, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया। अब इस वक्त के तहत अगर जो चंद इस इंतखाबी इस्लाहत जिस अंदाज पे जा रहे हैं, तो हमारा ये ख्याल है कि ये 12 अगस्त तक असम्बली जो है वो चलती रहेंगी ताकि इंतखाबी इस्लाहत मुकम्मल हो जाए। और वो ऐसी इंतखाबी इस्लाहत है उसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी दस्तखत कर देंगे, उसमें कोई मुतनाज़ा किस्म की बात नहीं है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ केसेस बनना, अगर वो बेज़ाब्तगी करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह वो वेबसाइट पे ले आए, पोलिंग स्टेशन वेबसाइट पे ले आए, रिजल्ट फौरी तौर पर वेबसाइट पे लेके आ जाए। ये सारी ऐसी टेक्निकल बातें हैं जो कि वो इंतखाबी इस्लाहत कमेटी जो है वो उसको अपना एक्ट में हिस्सा बना देगी और इसके बाद सदर साहब दस्तखत कर देंगे। इस लिहाज से ये अगस्त तक तो जाएगी, 12-13 अगस्त तक। जैसे कि आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 14 अगस्त तक हम हैं, तो गालिबन ये 14 अगस्त ही रहेंगे। तो जब ये 60 दिन के मौका मिलेगा तो इलेक्शन पाकिस्तान के गवर्नमेंट भी आ जाएगी और फिर ये अपना शेड्यूल भी जारी कर देगा। तो ये जब 60 दिन में इंतखाबात हुए तो सबको पता है, हसन रज़ा पाशा साहब को पता है, माहिर कानून भी हैं,
तो वो उनको ही बताया कि ये फिर 45 दिन 48 दिन में इंतखाबात हो जाते हैं। 60 दिन का तो टाइम होता है, लेकिन उसको आमतौर पर शेड्यूल जारी किया जाता है वो 48 दिन का किया जाता है, 48 दिन का 50 दिन का। तो ये सारे तमाम मरहले तय हो जाएंगे। और जैसे कि हमारी बातें होती रहती हैं इलेक्शन कमीशन में, तो उनका भी यही ख्याल है कि हम हालात बिल्कुल साजगार हैं और हम 8 अक्टूबर की डेट देने की कोशिश करेंगे, जो हम पहला स्टैंड हमने दिया था। तो ये इंतखाब 8 अक्टूबर को हो जाएगा। अगर किसी वजह से एक दिन पहले असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, वो भलाई की तो बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल इनके इख्तियारात हैं, तो फिर 90 दिन में इंतखाबात होंगे। जब 90 दिन में इंतखाबात होंगे तो वो फिर आपको समझ लेंगे वो 10 या 12 नवंबर तक बात चली जाएगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये इंतखाबी इस्लाहत अच्छी कदम है। मैं सारा उसका ड्राफ्ट भी देखा है मैंने, उसमें चंद जो है शिकें बड़ी अच्छी हैं, जिससे इलेक्शन पाकिस्तानी मजबूत हो जाएगा और शफाफ इंतखाबात की जमानत भी मिल जाएगी। और पहली दफा प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को कटहरे में खड़ा करने का फैसला हुआ है, रिटर्निंग ऑफिसरों को भी। तो इस तरह पहली बात ये हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर। हमारी अदलिया वैसे तो इलेक्शन कमीशन को डांटती रहती है, लेकिन अपने उन्होंने स्टाफ नहीं दिया, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम प्रिजाइडिंग अपना जो रिटर्निंग ऑफिसर जो हमें 750 चाहिए थे, वो अदलिया ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, बाकी कोर्ट ने इनकार कर दिया, जिसकी बराबरी पर एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहे हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन को लगाम देने के लिए जो उन्होंने एक्ट के हिस्सा में कुछ तरमीमें की हैं, तो वो कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, बरतरफ भी कर सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है। ये सारे इख्तियार देने के बाद इलेक्शन कमीशन ठीक ठाक हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। कोई ऐसी तरमीम आ रही है सर, कोई ऐसी तरमीम आ रही है जो हारने वाला ये कहे कि जी धांधली हुई है, उसको वो ये ना कह सके और जीतने वाला जो है वो इसको एंजॉय कर सके? कोई ऐसी तरमीम आ रही है? नहीं होता, हम तो कहेगा, उसकी जबान तो आप नहीं रोक सकते कानून के जरिए। अगर वो देखेगा कि बेकायदगी बेइज्जती होगी है, तो वो तो बाकायदा वो ना भी हो तो वो कहेगा सर। अब आपके सामने खान साहब हैं, उन्होंने तो मानना नहीं है। अभी से मैं लिख देता हूँ इलेक्शन को, तो आप पहले से तैयार रहें। मैं जनाब आता हूँ हसन रजा पाशा साहब, आपकी मौजूदगी का एक और फ़ायदा भी उठा लूँ कि सदर साहब भी सुना है सितंबर में जा रहे हैं, और अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर क्या ये इनको टाइम मिलेगा आगे का, और किस तरह फिर, या फिर किस तरह इनकी जो है इनका सिलेक्शन होगा, या जो कुछ भी होगा? चेयरमैन सेनेट हो जाएगा क्या होगा फिर? नहीं, अच्छा आप कहते हैं चेयरमैन सेनेट जो है वो हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग तुले बैठे हैं सदर बनने के लिए, तो आप क्यों नहीं बनाना चाहते हैं सर? हसन रजा पाशा साहब, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है ना। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होगा तो सदर का इंतखाब होगा। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज, अब आप वजाहत कर दें मेरे सुनने वालों को। एज ए तालिब इल्म तो मैं समझता हूँ कि इलेक्टोरल कॉलेज, सदर के इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, जरा बताएं सर। मैं सर पाशा साहब के पास भी जाऊंगा। उसमें चारों कौमी असेंबली, चारों सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली और सेनेट तो बरकरार रहेगी, यानी 5 इलेक्टोरल कॉलेज तो नहीं रहेंगे ना। एक कौमी असेंबली नहीं होगी, चारों सूबाई असेंबली नहीं होगी, तो इलेक्टोरल कॉलेज तो ना हुआ ना। तो सदर का इंतखाब भी उन्होंने कहा। क्या ये मुमकिन नहीं है कि सदर को एक्सटेंशन मिल जाए और चेयरमैन सेनेट ना आए उस जगह पे? एक्सटेंशन का तो एक है, हमारे दोस्त हसन रजा पाशा साहब इसको वशी डाल सकते हैं। ठीक है। वो आइन का आर्टिकल 48 है। 48 है, थोड़ी सी गुंजाइश लिखी गई है। ठीक है हसन रजा पाशा साहब, ठीक है, वो कंटिन्यू करेंगे। ये शरीफुद्दीन पीरजादा ने ये रखा था किया था। जी, मैं इसीलिए सवाल उठाया है मैंने सर कि आप चेयरमैन सेनेट की तरफ देख रहे हैं, वहां पर तो ये भी तैयार बैठे हैं कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी। जी जनाब, क्या कहते हैं हसन रजा पाशा साहब, क्या होगा तरीक़ेकार? जी डॉक्टर साहब, जो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 है, जिसमें प्रेसिडेंट को एक इख्तियार दिया गया था इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का, जिस पे रिलाय करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्टेशन करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो वो डेट अनाउंस करें। ये भी एक आमर की दी हुई थी ये सेक्शन, ये कानून। तो ये जो आज असेंबली ने जो है वो उसको तरमीम करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया, ये ज़िया के दौर में ये दी गई थी, क्योंकि
17 का जब पहला रिपील हो गया फिर ये बना तो वो एज इट इज़ आ गई। तो ये जो बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और वो अमरीत की बाकियात है उनको ख़त्म होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मुल्क है। देखें हसन रजा पाशा साहब पर कॉन्स्टिट्यूशन बतौर सदर होंगे और अगर वो देंगे तो उनकी एब्सेंस में स्पीकर होंगे। देखिए ये चीजें इस तरह मामलात को इस जो रूटीन है और जो असल रास्ता है डेमोक्रेसी का उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये जब भी डाइवर्जन होगी कोई ना कोई गड़बड़ होगी। तो मैं समझता हूँ कि टेन्योर मुकम्मल करके जब फारूक हो जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट जो है वो बतौर कायम मकाम सदर के काम करेंगे उस वक्त तक जब तक असेंबली जो है वो फंक्शनल नहीं होती। और फिर जब इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होगा तो लामाला तौर पे सदर का भी इंतखाब वो कर लेंगे। बहुत सही बात की है। एक बात मैं यहाँ करता चलूँ, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है कि वज़ीर आज़म के हवाले से या मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी एक स्टेज पे जब कमेटी फ़ैसला नहीं कर पाती है, और अभी इमरान खान के दौर में उन्होंने स्पीकर ने सदर को लिखा और सदर ने अपॉइंट किया और उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी। इसी तरह वज़ीर आज़म अगर बीमार हो जाएँ या वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हो जाएँ तो केयर टेकर यानी वक्ती वज़ीर आज़म एक्टिंग वज़ीर आज़म का नहीं है, सदर का तो मौजूद है कि सदर ना हो तो जनाब चेयरमैन सेनेट हो जाएंगे, चेयरमैन सेनेट चले गए तो जनाब स्पीकर हो जाएगा। इस तरह गवर्नर के हवाले से है। लेकिन वज़ीर आज़म के लिए तो इसके लिए भी मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत को कोई ना कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के हालात देख के लगता है कि वज़ीर आज़म किसी भी वक्त जो है वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, किसी वक्त भी मुल्क से यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकते हैं, किसी जगह कोई केसेस बन सकते हैं, कोई नफसियाती मसला हो सकता है, कोई बीमार हो सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो कोई दूसरा एक्टिंग वज़ीर आज़म के लिए पार्लियामेंट कोई ना कोई कानून साजी कर दे, वरना हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।